क्या हो अगर आपके गलती की वजह से आपके घर पर आग लग जाए, जिस वजह से बाद में जाकर अगर आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकाल दे और बाद में अगर आपका मुलाकात काफी सारे लड़की से हो जिसको कि आपका वो हिस्सा देने पर रहने की जगह और काफी सारा खाना भी मिलेगा, तो फिर क्या होगा? तो क्या आप थोड़ा सा खाना और रहने का जगह के बदले में आप अपना वो हिस्सा उन सभी लड़कियों को देना पसंद करोगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को नागुमी नाम का एक लड़के का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उसके घर में आग लग चुका था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स गाली देते हुए उसको निकाल देते हैं कि चूतिया बच्चे के कारण ही ये घर में आग लग गया। उस दिन के बाद से तो नागुमी भी हमने घर को छोड़ दिया था, जहाँ पर वो इधर उधर भटकने लग जाता है एक अच्छी जगह पर रहने के लिए। लेकिन कुछ दिन भटकते भटकते तो उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने काफी दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। और तभी इतने में उसके पास मिनीरू नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरा वो हिस्सा खाना पसंद करोगे? वाह क्या सीन है। शुरुआत में तो यहाँ पर नागुमी ने हाँ कह दिया था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखा था। लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि वो पेंटिस के बारे में बातें कर रहा है, वो काफी जोर से चिल्लाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी उसके घर पर खाना खा रहा था और उसको खाना खाते हुए देखकर मिनीरू उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम कितने दिनों से नहीं खाए हो, और वैसे भी तुम्हारे बॉडी से काफी ज्यादा बदबू आ रही है, और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर ही नहा सकते हो। और यहाँ पर तो खाते हुए नागुमी के गाल पर एक चीज अटक गया था, जो देखकर मिनीरू हमने मुंह के मुंह से उससे वो खाना को ले लेती है। ये देखकर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा शर्मा गया था, इसी वजह से वो जल्दी से नहाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपना कपड़े को चेंज कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये किसका घर है, क्योंकि ये घर काफी ज्यादा बड़ा है और ये बस एक लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वैसे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर जब भी वो अपना कपड़े को उतार कर बात लेने के लिए जाता है, वो इस जगह पर 3 लड़कियों को बात लेते हुए देखकर काफी ज्यादा शर्मा गया था, जहाँ पर उनमें से एक लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारा तो एनाकोंडा कुछ ज्यादा ही छोटा है। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से नागुमी काफी जोर से चिल्लाता है, और तभी इनने में उस घर में अटीना नाम की एक लड़की आ जाती है, जहाँ पर वो घर के अंदर जाते ही अपने मन में कहने लग जाती है कि यहाँ की सभी लड़कियां इतना ज्यादा आलसी है, जिस वजह से वो लोग कॉलेज पे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और तभी इनने में उस जगह पर नागुमी आ जाता है, जो कि भागते हुए उसके पास ही जा रहा था, जहाँ पर वो गलती से सीधा अटीना से जाकर टकरा जाता है। टकराने के बाद शुरुआत में उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो इतना देर से अटीना के स्कर्ट के नीचे था। इसी वजह से आगे वो हद से ज्यादा शर्माते हुए उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है। मतलब भाई नागुमी का दिन ही बन गया, काश मेरे साथ भी ऐसा होता। और तभी इनने में उस जगह पर बाकी सभी लड़कियां आकर उसको पकड़ लेते हैं, जहाँ पर नागुमी कहने लग जाता है कि इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इसी वजह से तुम लोग मुझे छोड़ दो। और दूसरा हम लोग अटीना को देखते हैं, जो कि बेहोश हो गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो काफी सालों बाद एक लड़के को देखा है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लग जाती हैं कि हम सभी असल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस पर नागुमी भी हमने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लग जाता है कि मेरा नाम असल में नागुमी है और मैं मिडिल स्कूल पे फर्स्ट ईयर पे पढ़ता हूँ। ये कर आगे वो अपना स्टोरी बताने लग जाता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो कहता है कि असल में घर पे आग लगने की वजह से मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया, और अभी मेरे पास ना ही रहने का जगह है और ना ही खाने का पैसा, और मैं इसी के साथ साथ स्कूल भी जाना चाहता हूँ। उसका ये सारा कुछ बातें को जानने के बाद तो वहाँ पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, और आगे नागुमी उन लोगों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग के पास कोई काम है जिससे कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। जिस पर वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें अटीना को मनाना पड़ेगा। और आगे वो लोग अटीना के रूम के सामने जाकर वो लोग नागुमी के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे उसके फादर ने उसको घर से निकाल दिया और आज से वो यहाँ पर ही हाउसकीपिंग का काम करने वाला है। उसका ये बात को सुनकर अटीना बाहर निकलती हुए कहने लग जाती है कि मैं एक लड़के को हाउसकीपिंग का काम बिल्कुल भी करने नहीं दे सकती। ये बताकर आगे वो जल्दी से गेट को बंद कर देती है। फिर अगली पल में हम लोग ये देखते हैं कि अटीना तो यहाँ पर ये घर को छोड़कर जा रही थी। उसको जाते हुए देखकर मिनीरू अटीना के बारे में उसको बताने लग जाती है कि ये लड़की असल में यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में है और ये कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई थी, और बचपन से ये गर्ल्स स्कूल में और गर्ल्स हॉस्टल पर रहती थी। इसी वजह से उसने कभी भी लड़कों को नहीं देखा है, लेकिन वो हॉस्टल में उसकी जो फ्रेंड थी वो अपने घर पर एक लड़के को लेकर आती थी, जहाँ पर एक दिन अटीना ने उन दोनों को वो सा कुछ करते हुए देख लिया था, और इसी वजह से तब से वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो एक लड़के के साथ रहे। लेकिन तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर उसको यहाँ पर रहना ही नहीं है तो उसको जाने दो। नागुमी कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, और वैसे ही मैं एक लड़के का घर को लेकर ये सा कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये कहकर आगे वो अटीना को रोकने के लिए जाता है, लेकिन जब भी अटीना उसको इस जगह पर देखती है वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। उसको भागता हुआ देखकर नागुमी जल्दी से उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि
तुम वापस से अपने हॉस्टल पर जा सकते हो, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं वाला, और वैसे भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुमको वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे घर जाती है तो यहाँ पर अटीना अपने मन में ये कह रही थी कि सच में नागुमी काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, भले ही अभी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मेरी वजह से अपना घर को छोड़ दिया। और वैसे ही मैं अभी काफी ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ और मैं बस अपने बारे में सोचे जा रहा हूँ। तो हम लोग नागुमी को देखते हैं जो कि एक पार्क पर बैठा हुआ था, लेकिन उस जगह पर तो काफी ज्यादा ठंड था, इसी वजह से वो वहाँ पर ही अचानक से बेहोश हो जाता है। और तभी इतने में उस जगह पर अटीना आकर उसको अपने कंधे में उठाते हुए घर की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडे को होश आता है वो तो गलती से अटीना का बॉक्स को पकड़ लिया था, इसी वजह से तो यहाँ पर अटीना भी काफी ज्यादा शर्मा गया था। और आगे कुछ ही सेकंड में उसके नाक से खून निकलने की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो हॉस्टल पर पहुंच गए थे, और इस बार तो नागुमी ने अटीना को उठाकर हॉस्टल पर लाया था। मतलब जिस लड़की ने उसको लेने के लिए गया था नागुमी की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई, और लास्ट में नागुमी को अटीना को उठाकर घर पे ले जाना पड़ा। और आगे मिनीरू उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है कि तुमने तो एक लौंडिया को पटा लिया, वो भी अटीना को, सच में तुम एक गजब लड़के हो। वो कहता है कि अटीना को तुम लोग एक बार चेक कर लो वो ठीक है या फिर नहीं, और वैसे ही मैं बस ये चाहता हूँ कि ये मुझे माफ कर दे। जिस पर बाकी सभी लड़कियां कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये काफी जल्दी ठीक हो जाएगी, और वैसे भी आज से तुम यहाँ पर ही रहने वाले हो, इसी वजह से कांग्रेचुलेशन। इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी बाहर पर साफ सफाई कर रहा था, लेकिन जब भी वो सेकंड फ्लोर पर साफ सफाई करने के लिए जाता है वहाँ पर अटीना के रूम को छोड़कर सभी रूम के बाहर काफी ज्यादा कचरा था। और आगे जब भी वो मिनीरू के रूम के सामने जाकर बेल बजाता है तभी अचानक से उस जगह पर पुलिस का सायरन बजने लग जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा MC का फटके 64 हो गया था, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि वेंचोद आखिरकार ये क्या है। और आगे इसके बारे में पूछने पर मिनीरू बताने लग जाती है कि मैंने ये सायरन इसलिए लगाया है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आगे जब भी हमारा MC उसको ध्यान से देखता है उसका तो शर्ट का बटन खुला हुआ था। ये देखकर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा शर्मा गया था। वो कहता है कि प्लीज तुम जल्दी से अपना शर्ट का बटन को लगा लो। और आगे मिनीरू कहने लग जाती है कि मैं असल में एक रिसर्चर हूँ, इसी वजह से मैं हर टाइम रिसर्च करती रहती हूँ और यही चीज असल में मेरे लिए कंफर्टेबल है। और जल्दी से बता, क्या तुम मेरा नीचे वाला हिस्सा भी देखना चाहते हो? उसका ये बात को सुनकर तो नागुमी हद से ज्यादा शर्मा गया था, इसी वजह से वो रेंगते रेंगते वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और उसको अंदर की तरफ कोई खींच लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये रूम तो असल में फ्रे का था, जहाँ पर फ्रे जल्दी से उसको एक कॉस्प्ले का कपड़े पहना देती है। जो कड़कड़ी आगे फ्रेया कहने लग जाती है कि जब कोई मेरा ये कॉस्प्ले का ड्रेस पहनती है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वैसे ही मुझे एक मेल एक्टर का जरूरत था जो कि मेरा कपड़ों को चेक कर सके। और तुमको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर और कोई भी नहीं है। ये कहकर आगे वो उसके एक टेप देते हुए कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम ये टेप के मदद से मेरा बॉडी का माप ले लो, और वैसे ही मुझे इससे अपना कपड़े बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे ना चाहते हुए भी नागुमी को ये करना ही पड़ता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कुछ करते करते तो वहाँ पर टेप ही टूट गया था, जिस चक्कर में यहाँ पर फ्रेया गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर कुछ अलग ही पोजीशन पर थे, इस वजह से तो यहाँ पर नागुमी हद से ज्यादा शर्मा गया था। और तभी इनने में उस जगह पर मिनीरू आ जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कुछ गलती हो गया, इसी वजह से जल्दी से तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और आगे इसके पूछने पर मिनीरू बताने लग जाती है कि असल में ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सारा कुछ सुनने के बाद तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम लोग को इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी इससे तुम लोग काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिनीरू उससे काफी ज्यादा माफी मांग रही थी। और आगे जब भी नागुमी को रियलाइज होता है कि उसने आज उन लोगों को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, वो उन लोगों से माफी मांगती हुए जल्दी से शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी वो रोड पर जाता है उसको रियलाइज होता है कि उसने तो कॉस्प्ले वाला कपड़े चेंज करना ही भूल गया था। और आगे उसको एक एनीमे कैरेक्टर पर देखकर सभी उसका फोटो खींचने लगते हैं। दूसरे हम लोग फ्रेया और मिनीरू को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों नागुमी के बारे में बातें कर रहे थे कि नागुमी असल में काफी अच्छा लड़का है, लेकिन जब उसने हम दोनों को डांटा था तब उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और तभी हमें पता चलता है कि न कम कपड़े के वजह से तो उस जगह पर उन दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था। तभी इतने में उस जगह पर नागुमी आकर उन लोगों के लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। जो कड़कड़ी आगे वो शर्माते हुए कहने लग जाता है कि वैसे ये मेरा काम है, और वैसे ही मैं तुम लोग को इतना प्रॉब्लम में पड़ा हुआ बिल्कुल ही नहीं देख सकता। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, इसी वजह से आगे वो दोनों सीधा उसको हक कर लेते हैं। जहाँ पर वो दोनों लड़कियां तो उसके साथ काफी ज्यादा अजीब बर्ताव किए जा रही थी, और इसी वजह से तो वहाँ
पर नागुमी का भी वो हिस्सा खड़ा होने वाला था, लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर अटीना आकार उन दोनों को ये सा कुछ करती हुए देख लेती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अटीना सभी लड़कियों को डांटते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से नहीं रह सकते, और वैसे भी नागुमी मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर पढ़े है और हम लोग कॉलेज का स्टूडेंट है। अगर तुम लोग हमेशा नागुमी के साथ बहुत सारा कुछ करोगे तो सोचो आखिरकार उसके ऊपर क्या असर होगा। और इसी वजह से आज से मैं एक नया रूल लागू करती हूँ कि आज से सभी लड़कियां अच्छे से कपड़े पहन कर आएंगे, और इसी के साथ साथ कोई भी नागुमी के साथ बहुत सारा कुछ करने का कोशिश नहीं करेगा। जिस पर मिनीरू कहती है कि क्यों ना हम लोग इसके बदले में कपड़े कोई ना पहने। ये कहकर जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करती है तभी ठीक टाइम पे अटीना अपना हथियार को निकाल कर उसको रोक लेती है। उन लोगों का ये सा को हरकत को देखकर तो दूसरा नागुमी काफी ज्यादा शर्मा गया था, और तभी इनमें में मिनीरू और फ्रेया जाकर उससे चिपक जाते हैं, लेकिन उन लोगों का चिपकने का तरीका तो कुछ अलग ही लेवल का था। इसी वजह से शायद नागुमी उस टाइम पे अपने मन में ये कह रहा था कि काश मुझे इसके साथ साथ लड़कियों के साथ बहुत सारा कुछ करने का भी मौका मिल जाए। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो नागुमी अपने रूम पर आराम से सो रहा था, और तभी हम लोग दूसरे मिनीरू को देखते हैं जो कि अभी भी अपना एक्सपेरिमेंट करे जा रही थी, और दूसरा तो फ्रेया नागुमी के लिए एक नया ड्रेस को बना रहा था। लेकिन तभी अचानक से नागुमी को रियलाइज होता है कि ऊपर से काफी ज्यादा आवाजें आ रहा है, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर से तो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो ये देखता है कि छत तो टूट गया था और ऊपर से क्रिया नीचे गिरने वाली थी, और आगे जब भी नागुमी उसको बचाने के लिए जाता है तभी अचानक से क्रिया उसके ऊपर गिर जाती है। और इस वजह से तो यहाँ पर वो दोनों ही दोबारा काफी गलत पोजीशन पर आ गए थे। मतलब भाई इस एनीमे पे हो क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पर हर टाइम पे कोई ना कोई लड़कियां उसके ऊपर गिरता जा रहा है, मतलब हद होता है। और तभी हमें पता चलता है कि क्रिया के साथ तो वहाँ पर एक मांगा बुक भी गिर गया था, जो देखकर क्रिया जल्दी से जाकर वो बुक को उठा लेती है। जो करकड़ी आगे क्रिया उसको अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है कि वो जहाँ पर रहता था उसके बगल में उसके पेरेंट्स का मार्शल आर्ट स्कूल था, जहाँ पर मैं हर दिन वो स्कूल में मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाता था, और मैं बचपन से अपने भाइयों के साथ ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन इस वजह से तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी कर नहीं पा रही थी। इसी वजह से मैं इस जगह पर रहने के लिए आ गई, और धीरे धीरे करके आगे मुझे ये रोमांस मांगा का लग गया। और आगे जब भी वो उस बुक को पढ़ना शुरू करती है वहाँ पर एक लड़के लड़की को रोमांस करता हुआ देखकर तो वो जल्दी से नागुमी का दीवार ही तोड़ दिया था। और इस वजह से तो यहाँ पर नागुमी को भी समझ आ गया था कि आखिरकार किस वजह से ऊपर का दीवार टूट गया था। और आगे क्रिया उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ ही आज यहाँ पर सो सकती हूँ, जिस पर वो शर्माते हुए कहने लग जाता है कि तुम सो तो सकते हो लेकिन तुमको पता है ना कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हूँ। वो कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बचपन से अपने भाइयों के साथ सोती हुई आ रही हूँ, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ वैसा हरकत बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और आगे जब भी हमारा एमसी रात में सोने की कोशिश करता है यहाँ पर तो क्रिया उसको सोने ही नहीं दे रही थी, और यहाँ पर तो नागुमी उसको काफी ज्यादा इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर क्रिया जल्दी से अपना मार्शल आर्ट मूव को यूज करने लग जाती है, और इस चक्कर में तो यहाँ पर नागुमी ने गलती से उसका बॉस को टच कर लिया था, और उन लोग का पोजीशन भी कुछ ऐसा था जिस वजह से वो काफी ज्यादा मजे लेने लगती है। दूसरा हम लोग नागुमी को देखते हैं जिसका हाल काफी ज्यादा खराब हो गया था, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि बहन प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। उसका ये बात को सुनकर तब जगह क्रिया उसको छोड़ती है, जहाँ पर वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है। वो कहता है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे ही मैं एक लड़का हूँ, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मत सो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं रात पर लड़कियों के साथ सोता हूँ मेरा खड़ा हो जाता है। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और अभी नागुमी किस बारे में बात कर रहा था आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल का न्यू वीडियो को नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर चेकआउट करो, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि नागुमी तो रात पर क्रिया के रूम पर ही जाकर सो रहा था। इसी वजह से आगे क्रिया उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरे कमरे में सो रहे हो, मैंने सही कहा ना, और वैसे भी ऊपर का सीलिंग टूटा हुआ है, कहीं तुम नीचे ना गिर जाओ। वो कहता है कि तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। और दूसरा हम लोग क्रिया को देखते हैं जो कि सोते टाइम बस नागुमी के बारे में सोची जा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले तो नागुमी ने उससे ये कहा था कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। ये सब कुछ सोचने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है कि कहीं मैं वो मांगा की तरह मेन कैरेक्टर तो नहीं बन गया। ये सोचते सोचते तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और दूसरा हम लोग नागुमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डर रहा था कि कहीं वो उल्टा सीधा हरकत ना कर ले। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो नागुमी सो गया था। तभी इतने में उसके पास सरीना आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए सीलिंग को ठीक कर दूंगी। और उस टाइम पे तो नागुमी नींद में था, इसी वजह से वो कहने लग जाता है ठीक है तुम कर देना। सरीना कहती है लेकिन इसके लिए तुमको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और यहाँ पर तो नागुमी नींद में था जिस वजह से वो हाँ कह देता है, जिस उनका सरीना जाकर उसको एक किस करती है। और आगे जब भी नागुमी को होश आता है
वो सरीना की तरफ देखता है और यहाँ पर तो उसको सरीना एक एंजल की तरह लग रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिया उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने तो सीलिंग को ठीक कर दिया था, लेकिन दूसरी साइड तो नागुमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसने कब ये सीलिंग को ठीक किया। और तभी अचानक से उसको रात का बात याद आता है जब उसने सरीना को देखा था। और दूसरी साइड हम लोग सरीना को देखते हैं जो कि छत पर बैठी हुई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी सभी के लिए खाना बना रहा था। और तभी इनने में जहाँ पर अटीना आकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमारे लिए भी खाना बना रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम लोगों के लिए भी खाना बना रहा हूँ और वैसे भी ये काम मेरा ही है। और तभी इनने में बाकी के लड़कियां भी आ जाती है ये चेक करने के लिए कि आखिरकार उसने आज क्या बनाया है। और यहाँ पर तो मिनेरो दोबारा छोटा कपड़ा पहन के यहाँ पर आया था। इसी वजह से अटीना जल्दी से अपना पेन को निकाल कर उसको रोकने की कोशिश करने लगती है। और आगे जब भी वो लड़कियां नागुमी के बनाया हुआ खाना को खाते हैं उन लोगों को तो ये खाना काफी ज्यादा पसंद आया था। और उन लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा खाना पसंद आया था जिस वजह से मिनेरो उठकर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट को तैयार किया है। और दूसरा फ्रेया कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी अच्छा एक ड्रेस को तैयार किया है। उन दोनों का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो हमारा एमसी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको पता चल गया था कि वो लोग असल में ये सब कोई खुशी में नहीं बनाया है बल्कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और मैं उसका टेस्ट हूँ। ये देखकर तो यहाँ पर एटीना काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि नागुमी तो इस घर में बस एक दिन पहले ही आया है, लेकिन वहाँ पर सभी लड़कियां इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि वो काफी साल पहले यहाँ पर आया है। इसी वजह से आगे वो अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है जब मैं यहाँ पर नहीं थी वो लोगों ने मिलकर नागुमी के साथ कुछ न कुछ किया है। इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। और यहाँ पर तो उन लोग को ये खाना इतना ज्यादा पसंद आया था जिस वजह से सरीना उससे कहने लगती है कि आज रात पर तुम ही खाना बनाने वाले हो। और आगे मिनीरू उसको बताने लग जाती है कि वहाँ पर पिगी बैंक है और अगर तुमको पैसों की जरूरत पड़ेगा तो तुम वहाँ से खुशी खुशी पैसा निकाल लेना। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर अटीना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और जब भी नागुमी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने वाला था अटीना उसको रोकती हुए कहने लग जाती है कि तुम रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो अटीना काफी छुप कर आगे बढ़ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको तो लड़कों के सामने जाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और आगे काफी मुश्किल के बाद वो लोग शॉपिंग कर ही लेते हैं। और आगे शॉपिंग करने के बाद जब भी वो लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे अटीना गलती से एक लड़के से टकरा जाता है। इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गई थी और आगे घबरा के मारे जब भी वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है वो यहाँ पर गलती से सीधा जाकर नागुमी से टकरा जाती है। और इस वजह से तो यहाँ पर उसके नाक से खून निकलने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे नागुमी उसको उठाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों तो एक अलग ही जगह पर आ गए थे जहाँ पर नागुमी उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उस टाइम पे तो टकराने की वजह से काफी बड़ा गड़बड़ होने वाला था, जहाँ पर नागुमी उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और वैसे भी ये सब कुछ मेरी गलती है कि मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया और मैं असल में तुमको इस जगह पर बचाना चाहता था, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो। उसका ये बात को सुनकर टीना कहने लग जाती है कि तुम जो कुछ भी करो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और उस टाइम पे तुम मुझे बिग सिस्टर कहकर पुकार रहे थे, इसी वजह से क्या तुम दोबारा मुझे ये कहकर पुकार सकते हो। और आगे जब भी नागुमी बिग सिस्टर कहता है दूसरी साइड तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। इसी वजह से आगे वो बड़ी बहन की तरह उसके माथे पर पेट करने के लिए जाती है, लेकिन जब भी आगे वो खड़ी होती है अचानक से उसका स्कर्ट नीचे गिर जाता है। इसी वजह से तो यहाँ पर नागुमी ने उसका वो हिस्सा देख लिया था। और आगे जब भी उन दोनों को रियलाइज होता है वो दोनों ही तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और आगे जब भी अटीना अपना स्कर्ट को दोबारा पहनने की कोशिश करती है यहाँ पर तो जल्दबाजी के कारण बार बार उसका बॉडी उसको टच हो जा रहा था। इस वजह से तो यहाँ पर अटीना काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इसी वजह से उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। और आगे शाम पे जब भी वो दोनों अपने घर पर जा रहे थे नागुमी उससे माफी मांगता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग दोबारा नागुमी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मिनेरू के साथ साथ फ्रिया भी उसके साथ बहुत सारा कुछ गलत गलत चीजें करने लगती हैं। उन दोनों को ये सब कुछ करते हुए देखकर तो अटीना दूसरे साथ काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से नागुमी को बाहर निकालते हुए कहने लग जाती है कि आज से तुम लोग इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से मैं इसका बड़ी बहन हूँ। मैंने सही कहा ना नागुमी? वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा बिग सिस्टर। उसका मुंह से बिग सिस्टर का नाम को सुनकर तो यहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इसी वजह से आगे वो सभी लड़कियां भी उसके पास जाकर उससे कहने लगती है जल्दी से तुम मुझे भी बिग सिस्टर कहकर पुकारो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी कपड़े को धो रहा था, तभी इनने में उस पर मिनेरू आकर उसको अपना ब्रा देता है धोने के लिए। इस वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा शर्मा गया था। उसको इतना शर्माते हुए देखकर मिनेरू उससे कहने लगती है कि क्या तुम इतने में शर्मा गए, मैं तो तुमको अपना पैंटीज उतार के यहाँ पर ही देने वाली थी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी हद से ज्यादा शर्मा गया था, लेकिन तभी अचानक से मिनेरू कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम फालतू का
टेंशन ले रहे हो, मतलब हद होता है। आखिरकार ये कैसा मजाक था। मैंने तो ये सोचा था कि सच में वो ये चीज करने वाला है, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और आगे जब भी नागुमी सभी लड़कियों का कपड़े को सुखा रहा था ये सब कुछ करने में, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ता है। और आगे कपड़े सुखाने के बाद वो वहाँ पर ही लेट जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफी टाइम हो चुका है और मेरा घर भी यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले ही चला था और मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। पता नहीं सभी लोग आखिरकार क्या कर रहे होंगे। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेता है और सारा कुछ तैयारी करने के बाद वो अथीना को सबसे पहले बुलाने के लिए जाता है, जहाँ पर अथीना उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरा नाम से मत पुकारो, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसी वजह से तुम मुझे बिग सिस्टर कहकर पुकारो। और आगे वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरे लिए भी खाना बनाए हो। वो कहता है कि हाँ बड़ी बहन, मैं आपके लिए भी खाना बनाया हूँ। उसका ये बात को सुनकर जब भी अथीना उसके माथे पर पेट करने वाला होता है, तभी अचानक से उसको कल के बारे में याद आता है कि कल उसके माथे पर पेट करने के चक्कर में आखिरकार उसके साथ क्या क्या हो गया था। इसी वजह से आज वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन तभी इतने में उस पर फ्रेया आकर उससे चिपक जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ क्या तुमको छोटे कपड़े वाला लड़कियां पसंद है ना कि बड़े कपड़े वाला। उसका ये बात को सुनकर तो अथीना काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो अपने वेपन के मदद से उसको रोकने की कोशिश करने लगती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रेया उससे पूछने लग जाती है कि तुम हमें प्यारी सिस्टर कहकर पुकारोगे ना कि बड़ी सिस्टर कहकर। और तभी हम लोग नागुमी को देखते हैं, जिसको की फ्रेया ने एक लड़की बना दिया था। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतना देर से ये एनीमे पे चल क्या रहा है। क्या ये एनीमे की ये सभी लड़कियों को समझ नहीं आ रहा है कि नागुमी असल में एक लड़का है, लड़की नहीं। और आगे फ्रेया उसका काफी ज्यादा क्लोज जाकर उससे कहने लगती है कि तुम असल में हमारे छोटे भाई हो, और छोटे भाई का काम ये होता है कि वो हमेशा ही अपने बड़ी बहन का मदद करे, इसी वजह से कॉस्ट्यूम पहनने में तुम हर दिन मेरा मदद करोगे। नागुमी कहता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार मैं ये कॉस्प्ले वाला ड्रेस क्यों पहना हुआ हूँ। फ्रेया कहती है कि तुमको अभी यहाँ पर बोलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, और वैसे भी याद रखा करो तुम अभी एक डॉल हो। और तभी अचानक से क्रिया कहने लग जाती है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो क्योंकि तुमने अभी झूठ कहा। और तभी फ्रेया कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ तो असल में मिनोरू का आइडिया था। वो कहती है कि मेरा ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस उसको केमिकल देना चाहती थी। और तभी इनने में उस पर सरीना आकर नागुमी के गोद पर सो जाती है, जहाँ पर वो सोते टाइम कहने लग जाती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इसी वजह से मेरे लिए कुछ बना दो। और आगे क्रिया का बारी आता है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं बचपन से ही अपने भाई के साथ रहती थी। ये कहकर वो उसको पटक देती है, और इस वजह से तो यहाँ पर वो दोनों कुछ अलग ही पोजीशन पर थे। और ये सब कुछ करते करते तो यहाँ पर क्रिया को काफी ज्यादा मजा आने लग गया था, और वो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था कि वो अभी बहुत सारा कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ करने की वजह से आगे कुछ ही देर के अंदर ही नागुमी वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। उसको बेहोश देखकर आगे जब भी अथीना उसका मदद करने के लिए जाता है, उसको ये सब कुछ करते हुए देखकर दूसरे साइड मिनोरू कहने लग जाती है कि तुम अभी नागुमी के बिग सिस्टर नहीं बल्कि उसका मॉम की तरह लग रहे हो। उन लोग का ये बात को सुनकर जब भी अथीना खड़ी होने की कोशिश करती है, अचानक से उसका कपड़े खुल जाता है। और आगे जब भी नागुमी नहाने के बाद बाहर निकलता है, उसके लिए तो यहाँ पर वो तीनों लड़कियां इंतजार कर रही थी, जहाँ पर वो तीनों उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। उन लोग का ये बात को सुनकर वो कहने लग जाता है कि अब जाकर तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम असल में मेरा बिग सिस्टर हो। और तभी इनने में उस पर मिनोरू आकर कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ये है कि कल से तुम दोबारा स्कूल जाने वाले हो, और तुम्हारा जितना भी डॉक्यूमेंट का काम था मैंने और फ्रेया ने मिलकर सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसी वजह से आगे वो उनसे भी को थैंक यू कहता है। दूसरे हम लोग अथीना को देखते हैं, जो कि हमने उनमें कहने लग जाती है कि मैं नागुमी का बड़ी बहन हूँ, लेकिन मैं बड़ी बहन की तरह अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। और अगले दिन पे जब भी नागुमी स्कूल पर जाता है अपना स्कूल को देखकर, तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। और आगे स्कूल के अंदर जब भी वो अपना लॉकर को देखता है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, और वो स्कूल आने के बाद खुश हो ही रहा होता है। तभी इनने में उस पर एक लड़की आकर उसके मुंह पर एक लात मारती है, और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की तो असल में उसका बचपन का दोस्त है, जिसका नाम स्वीटी है। और आगे स्वीटी उसको धमकी देते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा घर जल गया, इसके बाद तुमको घर से बाहर भी निकाल दिया गया, तुमने ये सब के बारे में मुझे अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया, आखिरकार तुम कैसा दोस्त हो। स्वीटी को देखकर तो यहाँ पर नागुमी को ऐसा लग रहा था कि वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में है, और आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर स्वीटी एक कोने में जाकर अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं हमेशा नागुमी के सामने एक लड़की की तरह बातें करना चाहती थी, तो आखिरकार मैं ये चीज कर क्यों नहीं पाती हूँ। और तभी इनने में उस पर नागुमी आकर उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन दूसरी साइड तो वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिस वजह से वो जाने से पहले उससे ये कहती है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुमको बिल्कुल ही नहीं छोड़ने
करने वाली। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी तो काफी देर से उसको ही घूरे जा रहा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं उसको सब कुछ बता दूंगा कि आखिरकार उस दिन के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है कि वो घर पर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सोचकर तो यहाँ पर वो क्लास के बीच में ही काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे क्लास के बाद टीचर उसके पास आकर उससे कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा घर जल गया, इसी वजह से तुम्हारे फादर ने तुमको घर से निकाल दिया, और असल में ये सब कुछ तुम्हारे बहन ने मुझे बताया है, इसी वजह से अगर तुमको कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। और आगे टीचर के जाने के बाद वो सीधा स्वीटी के पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो वो उससे बातें बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से जब भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, नागुमी सीधा जाकर उसका हाथ को पकड़ लेता है। और ये देख कर तो यहाँ पर स्वीटी हद से ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लग जाती है कि अगली बार से मेरा हाथ पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये कहकर ही वो चुपचाप जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वीटी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अभी नागुमी का हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मुझे उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन उल्टा तो मैं आज सुबह से उसके साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहा हूँ। और तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गर्मी है। और तभी हमें स्वीटी का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो स्वीटी को गर्मी से एलर्जी है, इसी वजह से वो साइड में बैठी हुई थी। लेकिन तभी इतने में उसके पास नागुमी आकर उससे कहने लग जाता है कि चलो हम दोनों एक साथ खेलते हैं। उसका ये बात को सुनकर स्वीटी थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी, और जो लोग खेलते हैं मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा एलर्जी होता है। उसका ये बात को सुनकर नागुमी जल्दी से किचन पर जाकर टीचर से बर्फ मांगता है, जो कड़कड़ी आगे वो स्वीटी के गालों पर हाथ लगाता है, जो कड़कड़ी आगे वो उससे कहने लग जाता है कि चलो अब हम लोग एक साथ खेल सकते हैं। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो स्वीटी पास्ट के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे उस दिन पर ही पहले नजर का प्यार हो गया था, और इसी वजह से मैं हमेशा ही उससे अच्छे तरीके से बातें करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं काफी कोशिश के बावजूद भी ऐसा कर नहीं पाती। और तभी इन्ने में उस जगह पर नागुमी आकर उसका गालों को पकड़ लेता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम थोड़ा सा पागल हो, यहाँ पर काफी ज्यादा धूप है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको पता है ना कि इससे तुमको एलर्जी होता है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर स्वीटी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो नागुमी ने उसको सब कुछ सच बता दिया था। उसका ये बात को सुनकर स्वीटी उससे कहने लग जाती है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। वो बताता है कि नहीं, ये सब कुछ सच है, और मैं उस जगह पर असल में हाउस कीपिंग का काम करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी तो यहाँ पर स्वीटी को यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ उस जगह पर जाऊंगी, और इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच। लेकिन दूसरी साइड तो नागुमी स्वीटी को उस घर में ले जाना नहीं चाहता था, इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, और आगे झगड़ते झगड़ते गलती से नागुमी स्वीटी के ऊपर गिर जाता है। और आगे जब भी नागुमी को ये रियलाइज होता है, वो जल्दी से वहाँ से हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से स्वीटी उसको रोक लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे असल में ऐसा लड़का चाहिए जो कि मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें ना करे। ये कहकर ही आगे वो भैंस की टांग कहकर उसके पेट पर एक लात मारती है। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब भी नागुमी अपने घर पर जा रहा था, तभी वो ये देखता है कि स्वीटी भी उसका काफी देर से पीछा कर रहा है। उसको यहाँ पर देखकर तो नागुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी वो ये देखता है कि मिनरू के एक्सपेरिमेंट के वजह से दोबारा उस घर में टॉक्सिक गैस भर गया था। और तभी इनने में उस जगह पर मिनरू और फ्रेया आकर उसको बुलाने लग जाती है। और आगे जब भी एटिना घर पर आती है, उसको पता चलता है कि आज तो असल में नागुमी ने हमने एक लड़की दोस्त को घर पर बुलाया है, और यहाँ पर तो स्वीटी काफी देर से उसको ही घूरे जा रही थी। और आगे एटिना के पूछने पर नागुमी बताने लग जाता है कि ये असल में मेरा स्कूल फ्रेंड है और इसका नाम स्वीटी है। और तभी इनने में उस जगह पर मिनरू और फ्रे आ जाती है, और यहाँ पर तो फ्रे को उन दोनों का ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छा लगा था कि वो दोनों बचपन से ही एक साथ हैं। और आगे जब भी फ्रेया उसको टच करने वाली थी, इतने में नागुमी उसको रोक लेता है। वो कहता है कि प्लीज तुम इसको छुओ मत, इसको थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम है। उसका ये बात को सुनकर स्वीटी उसको एक लात मारती है, कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले। और तभी उस जगह पर वो दोनों नोटिस करते हैं कि स्वीटी तो उस जगह पर कुछ ज्यादा शर्मा रही थी। ये देखकर तो यहाँ पर मिनरू के साथ साथ फ्रेया को भी समझ आ गया था कि स्वीटी असल में उसको काफी ज्यादा पसंद करता है। इसी वजह से मिनरू और फ्रेया सीधा जाकर एटिना से कहने लगते हैं कि अब तो तुमको एक पावरफुल कॉम्पिटिटर भी मिल चुका है, जिस पर एटिना चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम लोग को याद नहीं है, ये असल में मेरा छोटा भाई है। और तभी इनने में उस जगह पर क्रिया भी आ जाती है, और वो तो यहाँ पर आने के साथ ही साथ एटिना से झगड़ा करे जा रही थी। उन लोग को झगड़ते हुए देखकर तभी अचानक से स्वीटी चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि मुझे
मुझे समझ आ गया है कि नागुमी के लिए ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी वजह से मैं तुम सबका रूम एक एक करके चेक करने वाली हूँ। जहाँ पर वो सबसे पहले नागुमी के रूम चेक करने के लिए जाता है और वो चेक कर ही रहा होता है, तभी इतने में उस जगह पर एटीना आ जाती है और आगे नागुमी के पूछने पर वो बहाना बनाती हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम्हारा कमरा इतना ज्यादा साफ क्यों है। वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे कमरे में बिल्कुल भी सामान नहीं है। और उन दोनों को इतना क्लोजली बातें करते हुए दिखकर तो दूसरा स्वीटी काफी ज्यादा जेलस फील हो रही थी। और तभी इनने में उस जगह पर मिनोरू आकर उससे कहने लग जाती है कि स्वीटी इसके बाद तुम मेरा कमरा चेक कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर नागुमी उससे पूछने लग जाता है कि मैंने कुछ देर पहले ये देखा था कि तुम्हारे घर पर काफी सारा गैस भरा हुआ है, मैंने सही कहा ना। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे जब भी मिनोरू गेट को खोलती है वहाँ पर तो सच में काफी सारा टॉक्सिक गैस भरी हुई थी। इसी वजह से वो जल्दी से गेट को बंद कर देती है और आगे नागुमी उसको बताने लग जाता है कि असल में हर टाइम अपने घर में एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इसी वजह से आज उसके घर में टॉक्सिक गैस भरा हुआ है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर स्वीटी काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे जब भी स्वीटी फ्रेया के घर में जाता है वहाँ पर तो काफी सारा ड्रेस थे, जहाँ पर फ्रेया जल्दी से उनमें से एक कपड़े को लेकर उसको दिखाने लग जाती है। जो करकरी आगे वो उसको जबरदस्ती ये ड्रेस पहनाने लग जाती है और उसको ये सब कुछ करते हुए देख कर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे जब भी स्वीटी उस जगह पर काफी जोर से चिल्लाती है, इतने में उस जगह पर एटीना आकर उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करती है। फिर लास्ट बारी था एटीना की, जब भी स्वीटी उसके रूम पर जाती है वो रूम तो काफी ज्यादा साफ सुथरा था और उसका ये रूम को देखकर आगे स्वीटी कहने लग जाती है कि चलो ये कमरा तो बाकी कमरों से काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरी साइड तो नागुमी उसका रूम को देखकर एटीना का काफी ज्यादा तारीफ करता जा रहा था। उसका मुंह से इतना ज्यादा तारीफ को सुनकर तो यहाँ पर एटीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन दूसरे हम लोग स्वीटी को देखते हैं जो कि अंदर अंदर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। और तभी उस जगह पर क्रिया कर कहने लग जाती है कि चलो अब तुम मेरा कमरा देखने के लिए चलो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और आगे जब भी स्वीटी उसके रूम पर जाती है क्रिया उसको बताने लगती है कि मेरा फैमिली असल में एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाते हैं और इसी के साथ साथ मुझे मांगा पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर तो दूसरा एटीना के साथ साथ नागुमी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों को इतना देर से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है। लेकिन तभी गलती से क्रिया एक मांगा पर किसी सीन देख लेता है, ये देखकर तो वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। इसी वजह से वो जल्दी से दीवार के सामने जाकर दीवार पर एक पंच मारता है। उसका ये साको हरकत को देखकर तो दूसरा स्वीटी अपने मन में ये कह रहा था कि आखिरकार मैं किस जगह पर फंस गया। तभी इनने में उस जगह पर सरीना आकर स्वीटी के मुंह पर एक कुकीज डाल देती है। लेकिन जब भी वो उस कुकीज का पैकेट को चेक करता है उसको पता चलता है कि ये तो एक्सपायर हो चुका है। जो जानने के बाद तो यहाँ पर स्वीटी हद से ज्यादा परेशान हो गई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं किस जगह पर फंस गया, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना चाहिए। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनोरू सबको बता रही होती है कि काफी ज्यादा रात हो चुका है, इसी वजह से स्वीटी आज यहाँ पर ही रह जाएगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार स्वीटी किसके रूम पर रुकेगी। वो कुछ कहे इससे पहले स्वीटी चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि मैं आज एटीना के रूम पर रहने वाली हूँ क्योंकि वही रूम मेरा लायक है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटीना अपना बिस्तर लगा रही थी और तभी अचानक से एटीना अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरे पास यही मौका है स्वीटी से बातें करने का। जहाँ पर वो सीधा उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि मैंने सुना है कि तुम नागुमी के बचपन का दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार वो बचपन में कैसा था। स्वीटी बोलती है कि आखिरकार आप ये इन्फॉर्मेशन से क्या ही कर लोगे, और वैसे ही मैं तो इस जगह पर बस नागुमी को देखने के लिए आई थी। तो इसे हम लोग नागुमी को देखते हैं जो कि बात लेते हुए हमने उनमें कहने लग जाता है बस एटीना और स्वीटी के बीच में कुछ भी गड़बड़ ना हो। और आगे बात लेने के बाद जब भी वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी इतने में उस जगह पर क्रिया आ जाती है। और क्रिया तो यहाँ पर बात लेने के लिए आया था और वो इस जगह पर पूरा नंगा थी। उसको यहाँ पर नंगा देखकर तभी अचानक से नागुमी काफी जोर से चिल्लाता है। उसका ये चिल्लाने का आवाज को सुनकर जब भी उस जगह पर एटीना और स्वीटी आते हैं वो लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो यहाँ पर कुछ अलग ही पोजीशन पर थे। ये देखकर तो स्वीटी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटीना उससे पूछने लग जाती है क्रिया तुम तो कुछ देर पहले ही बात लिए थे, तो आखिरकार तुम उस जगह पर किस लिए गए थे। वो बताते हैं कि असल में मैं अपने रूम पर प्रैक्टिस कर रही थी, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा पसीना आ गया, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं और एक बार नहा लेती हूँ। और तभी इनने में उस जगह पर नागुमी आकर उससे माफी मांगने लग जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर क्रिया कहने लग जाती है कि तुमको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुमको बिना कपड़ों में भी देख लूंगा, तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये बात को सुनकर स्वीटी कहने लग जाती है कि बिना कपड़ों में देखना ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम वैसे पोजीशन पर क्यों थे। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्रिया हद से ज्यादा शर्मा गई थी। उसको इतना शर्माते हुए देखकर स्वीटी कहने लग जाते हैं कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा अजीब हो, तुम लोग हमसे काफी ज्यादा बड़े हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग बच्चों की तरह
स्टार्ट करते हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्रिया के साथ साथ एटिना भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी। उन दोनों को इतना शर्माती हुई देखकर वो गुस्से में आकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिया के साथ साथ एटिना भी नागुमी से काफी अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे। उन दोनों को इतना अच्छे तरीके से बातें करता हुआ देखकर तो दूसरा नागुमी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि जब से स्वीटी इस घर से गया है उस दिन के बाद से ये दोनों मुझसे काफी अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं, जैसे कि ये दोनों मेरा सीनियर है और इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये दोनों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। प्रिया कहती है कि शायद तुम लोग के बीच में कुछ हुआ है, इसी वजह से वो दोनों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसका ये बात को सुनकर तो शुरुआत में नागुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ दिनों पहले वाला इंसिडेंट याद आता है, जो सोचकर ही वो उस जगह पर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि क्रिया के साथ साथ एटिना भी अपना लंच यहाँ पर ही छोड़कर चली गई थी और आगे जब भी वो बाहर जाकर देखता है वो दोनों तो काफी पहले ही अपने कॉलेज के लिए निकल चुके थे। और तभी इनमें में प्रिया आकर कहने लग जाती है कि उन दोनों को अगर अपना लंच नहीं मिला तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसको इतना परेशान देखकर तभी प्रिया उससे कहने लग जाती है कि क्यों ना तुम उन दोनों के कॉलेज पे जाकर उन दोनों को ये लंच देकर आओ। नागुमी कहता है लेकिन वो तो एक गर्ल्स कॉलेज है ना, जिस पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो कॉलेज में एक लड़की भागता हुआ जा रही थी। उसको जाती हुई देखकर वहाँ के वॉचमैन कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो वो काफी ज्यादा घबरा गई थी, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगती है। और आगे उस जगह के सभी लड़कियां जब भी वो बच्ची को यहाँ पर देखती है वो लोग ये कह रहे थे कि सच में ये बच्ची कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारा नागुमी है। मतलब एक लड़के को लड़की बनाकर गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया, मानना पड़ेगा। मुझे ये देखकर तो पता चल ही गया है कि कॉस्प्ले वाले लड़कियां कितना ज्यादा खतरनाक होते हैं, जहाँ पर वो लोग थोड़ा सा टाइम के अंदर ही एक लड़के को लड़की में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इन लोग का टैलेंट तो अलग ही लेवल पर है। और आगे जब भी उस जगह पर नागुमी उन दोनों को ढूंढ ही रहा होता है तभी इनमें में उसके पास दो लड़कियां आकर कहने लग जाती हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, आखिरकार तुम किसकी बहन हो, क्या तुम यहाँ पर घूमने के लिए आए हो। और आगे जब भी नागुमी मना करता है वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। ये सुनकर ही नागुमी जल्दी से डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है और भागते हुए तो वो यहाँ पर गलती से दो लड़कियों से टकरा गया था। शुरुआत में तो वो दोनों लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि नागुमी असल में एक लड़की है, लेकिन जब भी उनको पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है वो लोग तो उसको परेशान कर रहे थे। और तभी इनमें में उस जगह पर एटिना आ जाती है और पहली नजर में तो उसको समझ आ गया था कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि नागुमी है। ये जानने के बाद तुरंत ही बाद उसको हक करती हुए कहने लगती है कि असल में मेरी छोटी बहन है, इसी वजह तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वहाँ पर तो वो लोग ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी वजह से आगे एटिना उसको लेकर जल्दी से एक सेफ जगह पर चली जाती है और आगे एटिना के पूछने पर वो उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में तुमको अपना लंच बॉक्स देने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ साथ क्रिया का भी लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। उसका ये बात को सुनकर वो कहने लग जाती है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुमको क्रिया से मिलवाती हूँ। और दूसरा हम लोग क्रिया को देखते हैं जो कि बाल्टी लेकर एक जगह पर जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो गलती से उससे टकरा जाती है। इस चक्कर में तो यहाँ पर वो दोनों ही पूरा ही भीग गए थे। और आगे चेंजिंग रूम पे क्रिया उसको एक टी शर्ट देती है चेंज करने के लिए क्योंकि वो पूरा ही भीग चुकी थी। और आगे जब भी वो लोग चेंज करने वाले होते हैं नागुमी कहने लग जाता है कि मैं बाहर जाता हूँ तब तक तुम लोग यहाँ पर ही चेंज कर लो। लेकिन जब भी नागुमी बाहर की तरफ देखता है तो सभी लड़कियां उसका इंतजार कर रहे थे। इसी वजह से आगे एटिना उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसी वजह से तुम अपना मुंह को घुमा लो, मैं यहाँ पर ही चेंज कर लूंगी। और आगे जब भी वो दोनों अपना कपड़े को चेंज कर रही थी वहाँ पर तो क्रिया काफी ज्यादा मजे ले रही थी। राजा जी आखिरकार आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग के पास गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो आप लोगों को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे जब भी एटिना उसका कपड़े को पहनती है यहाँ पर तो उसका कपड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा था, जिस वजह से उसके बॉडी बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही थी। और आगे देखते देखते कुछ ही देर में उसके बूट्स के वाले हिस्से के बटन टूट जाता है और वो बटन टूट कर तो सीधा नागुमी को जाकर लगा था। और इस चक्कर में तो यहाँ पर गलती से नागुमी ने एटिना का बूट्स देख लिया था। और आगे जब भी एटिना को इसके बारे में रियलाइज होता है वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटिना तो काफी ज्यादा डिप्रेशन पर थी। और तभी इतने में उस जगह पर मिनीरो आकर कहने लग जाती है कि नागुमी असल में तुम दोनों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि स्वीटी के जाने के बाद तुम दोनों काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से एटिना अपना बात को घुमाते हुए कहने लग जाती है कि चलो हम सभी एक साथ एक समर वेकेशन पर चलते हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्वीटी भी जाएगी जिससे कि वो हम सभी को काफी अच्छे से जान सके। और तभी हम लोग दो साथ स्वीटी को देखते हैं जो कि अपना बचपन का समर वेकेशन वाला फोटो
फोटो देख रही थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो उसके साथ साथ नागुमी भी था। और समर वेकेशन का बात को सुनकर तो दूसरा सरीना काफी ज्यादा उदास हो गई थी, जिस वजह से वो जल्दी से अपने रूम पर जाने लगती है। उसको जाते हुए देखकर तो यहाँ पर नागुमी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसको समर वेकेशन पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके साथ साथ तो इस वजह से एटिना भी काफी ज्यादा परेशान थी। और आगे नागुमी उसके रूम पर जाने के बारे में डिसाइड करता है। और उसके रूम के अंदर जाने से पहले तो उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसके घर में टॉक्सिक गैस ना हो। और आगे जब भी वो उसके रूम के अंदर जाता है वहाँ पर तो काफी ज्यादा कचरा था। और आगे जब भी नागुमी उसके अंदर सरीना को ढूंढने लग जाता है तभी अचानक से उसके ऊपर कचरा गिर जाता है। और आगे जब भी नागुमी अपने आंखें को खोल कर देखता है वो दोनों तो कुछ अलग ही पोजीशन पर थे। और आगे नागुमी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आपके रूम पर इतना ज्यादा गंदगी क्यों है। वो बताती है कि ऐसा कुछ असल में लूना टेक्नोलॉजी से कल्टीवेट है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नागुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे नागुमी उससे पूछने लग जाता है कि उस दिन रात पे क्या तुम ही आए थे मुझसे मिलने के लिए। वो बताती है कि ऐसा कुछ असल में लूना टेक्नोलॉजी का कमाल था जिसके वजह से ही मैं तुम्हारे रूम पर आ पाई। और आगे नागुमी उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमको वेकेशन पसंद नहीं है। वो बताती है कि मैं असल में इस घर से कभी भी बाहर पर नहीं गई और मुझे ये भी पता नहीं है कि आखिरकार मैं कितने सालों से इस जगह पर रह रही हूँ। और मुझे असल में मोनी अच्छा लगता है और वही चीज मुझे बस सुकून देता है। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर नागुमी को भी सा कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से आगे वो फ्री के पास जाकर उसको सा कुछ बता देता है, जो सुनकर आगे फ्री से कहने लग जाती है कि हमें सरीना को कुछ ऐसा चीज देना चाहिए जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो उन लोगों के साथ घूमने नहीं जाने वाली है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एटिना को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसको गिफ्ट पर क्या दिया जाए। नागुमी कहता है कि तुमको उसको कुछ ऐसा चीज देना चाहिए जिसमें कि मून भी हो। और आगे वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि सरीना इस जगह पर काफी टाइम से रहती हुई आ रही है और अगर देखा जाए तो वो इस जगह के सबसे पुरानी मेंबर है। इसी वजह से हमें उसको कुछ ऐसा चीजें देना होगा जो कि उसको भी काफी ज्यादा पसंद आए। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी नागुमी अपने स्कूल पर जा रहा था वो तो वहाँ पर सरीना के बारे में सोचे जा रहा था। और तभी अचानक से उसको अपने सामने स्वीटी दिखता है और यहाँ पर नागुमी को देखकर तो स्वीटी उस जगह पर काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करे जा रही थी। लेकिन तभी नागुमी अपने ठंडे हाथ से उसका गाल को पकड़ लेता है और आगे नागुमी उसको क्लास पर बताने लग जाता है कि हम असल में एक समर वेकेशन का प्लानिंग कर रहे हैं, इसी वजह से क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे। जिस पर वो कहने लग जाती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। ये कहकर ही आगे वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए जाऊंगी ताकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख सकूं। और दूसरा हम लोग सरीना को देखते हैं जो कि हमने कुकीज को खा रही थी। और तभी इतने में उस जगह पर फ्रिया हमने एक कॉस्प्ले वाला आउटफिट लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि ये असल में लूना टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। उसका ये बात को सुनकर सरीना कहने लग जाती है कि धरती के मैनुअल पर ये लिखा हुआ है कि कॉस्प्ले वाले ड्रेस को पहनकर हम लोग बाहर पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर फ्रिया काफी ज्यादा उदास हो गई थी। और आगे जब भी वो चुपचाप अपने रूम पर जाने वाली होती है तभी इतने में उस जगह पर मिनीरू आकर उससे कहने लगती है कि मैंने असल में एक ऐसा चीज बना है जिससे कि किसी पर्सन का नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कहकर ही आगे जब भी वो उस पोर्शन का ढक्कन को खोलती है वहाँ पर तो फ्रिया काफी इवल तरीके से स्माइल कर रही थी। और आगे वो मिनीरू को जल्दी से नीचे गिराकर उसके साथ बहुत सारा कुछ हरकत करने लग जाती है। और आगे जब भी नागुमी स्कूल से घर पर आता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो क्रिया और सरीना कुछ अजीब ही चीजें कर रहे थे। और आगे इसके बारे में पूछने पर क्रिया समझाने लग जाती है कि हम असल में यहाँ पर थोड़ा सा फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसका नाम असल में ताइची है जो कि मून से कनेक्टेड है। इसी वजह से तो यहाँ पर क्रिया सरीना को ये चीजें सिखा रही थी। और ये करते करते तो यहाँ पर सरीना काफी ज्यादा थक चुकी थी, जिस वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। और तभी इतने में उस जगह पर फ्रिया के साथ साथ मिनीरू भी उसका कॉस्प्ले वाला आउटफिट पहन कर आ जाती है। और तभी इतने में उस जगह पर एटिना आकर पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। नागुमी कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, मैं भी इस जगह पर अभी आया हूँ। और आगे एटिना उसको अपना गिफ्ट देता है और वो तो यहाँ पर उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आई थी। और आगे जब भी सरीना वो अम्ब्रेला को खोलता है यहाँ पर तो उसको ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें तो एक मून था जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिनर खत्म करने के बाद नागुमी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बिना परमिशन के ही तुम्हारे जैकेट लेकर स्कूल पर चला गया था और इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम था मैं वो सब कुछ फिक्स कर दिया है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी सो रहा था। तभी इतने में उस जगह पर सरीना आकर उसको एक किस करती है। और आगे जब भी नागुमी को होश आता है वो तो गाड़ी पर था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो लोग तो आज ट्रिप पर जा रहे थे। और आगे जब भी वो लोग अपने होटल के पास पहुँचते हैं वो होटल तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर एटिना काफी ज्यादा रो रही थी। वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने गलती
से ये होटल को बुक कर लिया। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक औरत आकर उन लोगों को अंदर बुलाती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपना कपड़े को चेंज कर वहाँ पर घूम रहे थे। लेकिन तभी हम लोग कुछ जगह पर एथेना को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही थी। और आगे जब भी नागुमी ऊपर की तरफ जाने वाला होता है ये देखकर तो उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। और तभी इतने में क्रिया को डराने लग जाती है कि यहाँ पर भूत भी हो सकते हैं। ये सुनकर तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो सीधा जाकर नागुमी से चिपक जाती है। और उन दोनों को इतना चिपकता हुआ देखकर तो स्वीटी नागुमो को काफी ज्यादा मार रहा था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां एक साथ बात ले रहे थे, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि ये जगह ठीक ठाक है क्योंकि हम लोग को काफी अच्छा जगह मिल गया नहाने के लिए। लेकिन दूसरी तो अथीना इसके लिए काफी ज्यादा उदास थी। तभी मिनोरू से कहने लग जाती है कि तुमको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी हमें इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसी वजह से तुम भी एंजॉय करो। और दूसरे हम लोग नागुमी को देखते हैं जो कि अकेला बात ले रहा था। और तभी इनमें में उस जगह पर मिनोरू और फ्रिया आकर उससे काफी अजीब अजीब बातें करने लगते हैं कि आज रात तो हम सभी तुम्हारे साथ ही सोने वाले हैं, इसी वजह से क्या तुम हमारे साथ बहुत सारा कुछ करोगे। और तभी इतने में उस जगह पर मिनोरू का टॉवल नीचे गिर जाता है। आगे नागुमी कुछ देखे इससे पहले अथीना आकर उसको बचा लेती है, लेकिन तभी अचानक से फ्रिया अथीना का टॉवल को खींच लेती है। इसी वजह से तो यहाँ पर नागुमी ने उसका बोस को देख लिया था। इसी वजह से आगे कुछ ही देर में नाक से खून निकलने के वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो नागुमी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो सभी लड़कियों के बीच में अकेला सो रहा था। और तभी अचानक से वो अथीना को बाहर जाते हुए देखता है। ये देखकर वो भी डिसाइड कर लिया था कि वो उसके पीछे पीछे जाएगा, लेकिन जब भी वो बाहर जाकर देखता है वहाँ पर तो अथीना गायब हो गई थी। और तभी इनमें में उस जगह पर मिनोरू एक टॉर्च लाइट को जलाकर आ जाती है। ये देखकर तो वहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा डर गया था और आगे वो दोनों एटीना को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को एटीना कहीं पर भी नहीं मिला था। और तभी अचानक से उन दोनों को हमने सामने एक अंधेरा वाला जगह दिखता है। जब भी वो दोनों उसके अंदर जाते हैं वो जगह तो कुछ ज्यादा डरावना था। और आगे जब भी नागुमी पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर तो मिनोरू नहीं था। और आगे थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसको मिनोरू मिल जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि जल्दी से बताओ क्या तुमको भूतों से डर लगता है। वो बताती है कि मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ। और ये कहते कहते तो यहाँ पर वो उसकी कुछ ज्यादा क्लोज आ गई थी, जिस वजह से नागुमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और भागते भागते तो यहाँ पर उसको एटीना भी मिल गया था, जहाँ पर एटीना उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार इस जगह का लाइट क्यों चली गई है। और तभी अचानक से वो लोग एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला था। ये देखकर तो यहाँ पर एटीना काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो नागुमी को लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एटीना उससे कहने लग जाती है कि तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर आगे वो उसके काफी ज्यादा तारीफ करते हुए कहने लग जाती है कि तुम असल में काफी ज्यादा मेहनती हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे भाई जैसे हो, और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहकर जब भी वो उसको किस करने वाला होता है इनमें में उस जगह पर मिनोरू के साथ साथ सरीना भी आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अम्ब्रेला वाली औरत और कोई नहीं बल्कि सरीना थी। और ये सब के बारे में जब भी अगले दिन पे फ्रिया और क्रिया को पता चलता है वो लोग अपने मन में कहने लगते हैं कि काश हम दोनों भी उस जगह पर होते तो कितना ज्यादा मजा आता। हम दूसरे सामने एटीना को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी और तभी अचानक से उसके पास स्वीटी आकर उससे कुछ बातें करने वाली होती है, लेकिन इनमें में उस जगह पर मिनोरू और फ्रिया आकर उन दोनों की बातें को काट देती है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लग जाती है कि चलो अब हम लोग बीच पर चलते हैं। उसका ये बात को सुनकर आगे वो लोग अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहनकर बीच पे कूद पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीच पर सभी लड़कियां काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो स्वीटी सभी लड़कियों का बोस को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका छोटा है। Emotional damage. हाँ, छोटा नहीं कुछ ज्यादा ही छोटा है। और इसी वजह से आप लोग कमेंट पर जरूर बताना कि स्वीटी को एक लड़की होना चाहिए ना कि एक लड़का। और आगे जब भी स्वीटी ये देखती है कि वहाँ पर तो नागुमी अपने दूरबीन के मदद से सभी लड़कियों के ऊपर नजर रखा हुआ था, ये देखकर तो वो मन ही मन काफी ज्यादा जेलस फील हो रही थी। और नागुमी को ये सब कुछ करता हुआ देखकर तभी अचानक से एक बच्ची अपने मॉम से कहने लग जाती है कि देखो देखो मम्मा, ये भैया कितना ज्यादा ठरकी है, जहाँ पर वो अपने दूरबीन के मदद से सभी लड़कियों के बोस को देखे जा रही है। और तभी हम लोग दूसरा स्वीटी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो धीरे धीरे करके पानी पर डूब रही थी, और उसको डूबता हुआ देखकर तो नागुमी बिना कुछ सोचे समझे उसको बचाने के लिए चाह रहा था। और उसको इतना घबराती हुई देखकर तो यहाँ पर क्रिया को भी सा कुछ समझ आ गई थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो क्रिया ने स्वीटी को बचा लिया था, और आगे बाहर आने के बाद नागुमी उसके पास जाकर उससे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना, जहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको इससे क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी तुम तो मुझे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे, तो आखिरकार मैं इसका जवाब
तुमको क्यों दूं। उसका ये बात को सुनकर तभी क्रिया उसके कान पर जाकर बताने लगती है कि मैंने तुमको बचा पाया ये सब कुछ नागुमी के वजह से ही है। और वैसे भी वो तुम्हारा काफी ज्यादा चिंता करता है, इसी वजह से तुमको उसको ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि नागुमी तो सभी लड़कियों के लिए छतरी लगा रहा था और आगे जब भी स्वीटी इसके बारे में पूछती है वो बताने लग जाता है कि ये सब कुछ असल में मेरा काम का लिस्ट है। और आगे जब भी उन सभी लड़कियों को पता चलता है यहाँ पर नागुमी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उसने फिर भी स्वीटी को बचाने के लिए कूद पड़ा था। ये जानने के बाद तो यहाँ पर सभी लड़कियां उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि नागुमी थोड़ा सा उदास होकर जल्दी से ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पर तो असल में उसको इस जगह पर काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि नागुमी तो असल में स्वीटी की वजह से इतना ज्यादा उदास था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीटी को धूप से काफी ज्यादा एलर्जी है। और आगे क्रिया सीधा जाकर स्वीटी के गाल पर एक ठंडा रुमाल रख देती है और आगे इसके बारे में पूछने पर वो बताने लग जाती है कि असल में नागुमी ने यहाँ पर आने से पहले ये सब कुछ तैयारी कर लिया था और वैसे भी तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में नागुमी को काफी पहले से ही पता था। और जैसे कि मैं तुमको पहले ही बताया था कि वो तुम्हारा काफी ज्यादा फिक्र करता है, ये बात सच है। स्वीटी कहती है कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। ये कहकर ही आगे वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और वो यहाँ पर उससे माफी इसलिए मांग रही थी क्योंकि उस दिन उसने कुछ ज्यादा सुना दिया था उन दोनों को। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर क्रिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिस वजह से वो सीधा उसको हक कर लेती है। और तभी अचानक से वहाँ पर प्रिया उससे पूछने लग जाती है कि अगर तुमको एलर्जी है तो आखिरकार तुमने इतना बड़ा बालों को क्यों रखे हुए हो। जिस पर स्वीटी काफी ज्यादा शर्माती हुए क्रिया के कान पर बताने लग जाती है कि हमारे किंडरगार्टन का जो टीचर थी उसके बड़े बड़े बाल थे और वो टीचर तो असल में नागुमी का क्रश था और इसी वजह से मैंने टीचर की तरह बड़े बड़े बाल रखने का डिसाइड किया। उसका ये बात तो यहाँ पर मिनीरू के साथ साथ प्रिया को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से आगे प्रिया सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। और दूसरा हम लोग एटिना को देखते हैं जो कि स्वीटी के लिए बर्फ लेने के लिए गई थी जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना हो। तभी हम लोग नागुमी को देखते हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक परचेस करने के बाद उन लोग के पास ही जा रहा था, लेकिन तभी वो ये देखता है कि दो लड़के तो यहाँ पर एटिना को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। उन दोनों को ये सा कुछ करता हुआ देखकर तभी इनने में उस जगह पर नागुमी आकर कहने लग जाता है कि तुम दोनों को इस तरीके से किसी को भी परेशान करना नहीं चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एटिना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि इसने मुझे आज दूसरी बार बचाया है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी नागुमी कहने लग जाता है कि मैं असल में इसका छोटा भाई हूँ, इसी वजह से तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन दूसरा तो वो दोनों लड़के यहाँ पर एटिना को ले जाना चाहते थे। उन लोग को ना मानते हुए देखकर नागुमी जल्दी से एटिना का हाथ को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब भी उसको रियलाइज होता है कि वो काफी देर से एटिना का हाथ को पकड़ा हुआ है, वो जल्दी से उसका हाथ को छोड़ देता है। और आगे एटिना उससे कहने लग जाती है कि तुमको अब जितना मर्जी मेरा हाथ को पकड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ अब मुझे वो वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, इसी वजह से तुमको जो मर्जी चाहे वो कर सकते हो। और आगे वो उसको ये भी बताती है कि मैं असल में तुम्हारे साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एटिना शावर लेते हुए बस नागुमी के बारे में सोचे जा रही थी कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। नागुमी ने उसका दो बार जान बचाया। और तभी इनने में उस जगह पर स्वीटी आकर उससे माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने लास्ट वीक तुम लोग के साथ जो कुछ भी किया है। और इसी के साथ साथ आपने नागुमी का काफी ज्यादा मदद किया, उसको यहाँ पर रहने दिया और खाना दिया, इसी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर वो बताने लग जाती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, असल में मिनोरू ने नागुमी को हमने घर पर बुलाया था, इसी वजह से तुमको उससे थैंक यू कहना चाहिए। और वैसे भी हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है कि नागुमी हमारे लिए इतना कुछ करता है लेकिन हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, इसी वजह से मैंने असल में ये वेकेशन को ऑर्गेनाइज किया था। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो उन लोग का जाने का टाइम आ चुका था और वहाँ पर हम लोग स्वीटी को देखते हैं जो कि काफी देर से एटिना को ही देखे जा रही थी, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लग जाती है कि फाइनली मुझे ये तो पता चल गया कि एटिना के दिल में नागुमी को लेकर कोई भी जगह नहीं है। एटिना असल में नागुमी को अपना छोटा भाई मानता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी घर पर बर्तन धो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास प्रिया आकर उसको गले लगा लेती है। और आगे नागुमी सभी के लिए खाना बनाता है और वहाँ पर तो सभी लोग काफी एंजॉय से वो खाना को खा रहे थे। और आगे जब भी दोबारा नागुमी बर्तन धोने के लिए जाता है, इतने में उसके पास एटिना आकर उससे कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत मदद कर देती हूँ, जिस पर वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाकर कहने लग जाता है कि तुमको ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी ये चीज मेरा ही काम है, इसी वजह से मैं ही ये चीज को करूंगा। और तभी हम लोग दूसरा फ्रे और मिनीरू को देखते हैं जहाँ पर मिनीरू उसको बताने लग जाती है कि जब से हम लोग वेकेशन से घर पर आए हैं तब से नागुमी कुछ ज्यादा अजीब बर्ताव करे जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मन ही मन किसी चीज के वजह से काफी ज्यादा परेशान है। जिस पर फ्रिया कहने लग जाती है अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। और तभी हम लोग दूसरा नागुमी को देखते हैं जो कि साफ सफाई कर रहा था, लेकिन तभी इनने में उसके पास फ्रिया आकर उससे कहने
लगती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर फ्रिया तो नागुमी को एक कॉस्प्ले वाले स्टूडियो पर लेकर गई थी। और शुरुआत में तो यहाँ पर नागुमी बोसा कुछ ड्रेस को पहनने के लिए मना कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्रिया के बार बार कहने पर नागुमी को भी ये मानना ही पड़ता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमी ठीक से अपने कपड़ों को पहन नहीं पा रहा था, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर फ्रिया आ जाती है, जहाँ पर वो सीधा उसका मदद करने के जगह पर कपड़े को खोलने लग जाती है। देख कर तो यहाँ पर नागुमी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जिस वजह से वो फ्रिया को बाहर निकाल देता है। और आगे जब भी वो दोनों अपना आउटफिट को पहन लेते हैं, नागुमी पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन सा एनिमे का आउटफिट है। फ्रिया बताती है कि ये कोई एनिमे का नहीं बल्कि एक मोबाइल गेम का आउटफिट है, और हम दोनों असल में यहाँ पर एक नाइट का रोल निभाने वाले हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो वाला प्यार नहीं बल्कि एक परिवार वाला प्यार। और आगे नागुमी उसको फोटोशूट के लिए बोलता है, लेकिन जब भी नागुमी फ्रिया की तरफ देखता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आउटफिट पर तो फ्रिया काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और आगे वो दोनों फोटोशूट के लिए पोज देने लगते हैं, और आगे वो दोनों एक एक्टिंग वाले फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर फ्रिया उससे कहने लग जाती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, इसका तुमको सही सही जवाब देना पड़ेगा। जहाँ पर वो पहला क्वेश्चन उससे ये पूछती है कि हम लोग जब वेकेशन पर थे तब तुमको कुछ हुआ था क्या, जिस पर नागुनी झूठ कहने लग जाता है कि नहीं नहीं उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था। उसका ये बात को सुनकर फ्रिया कहने लग जाती है कि तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और वैसे भी मैं अभी अपने कैरेक्टर पर पूरा खो चुकी हूँ, और तुम जिस फ्रिया को जानते हो मैं वो फ्रिया बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं कह सकते, और इसी वजह से जल्दी से सच सच बताओ नहीं तो मैं तुमको काफी ज्यादा पीटने वाली हूँ। उसका ये बात को सुनकर नागुमी फाइट करते हुए बताने लग जाता है कि असल में वेकेशन पर किसी ने बोला था कि हम लोग असल में एक फैमिली की तरह हैं। ये सुनकर तो मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। शुरुआत में तो मुझे ये जानने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन बाद में मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और तभी हमें पता चलता है कि नागुमी तो असल में यहाँ पर एटिना का बात कर रहा था। उसका ये बात को सुनकर आगे फ्रिया उसको बताने लग जाती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक बच्चा नहीं रहे बल्कि तुम एक मर्द बन चुके हो। उसका ये बात को सुनकर नागुमी कहने लग जाता है लेकिन मैं तो एक डोम मदर हूँ ना। फ्रिया कहती है कि तुमने ये बात काफी बार बोल चुके हो। ये कहकर आगे वो उसको काफी ज्यादा पीटते हुए कहने लग जाती है कि अब तुमको हकीकत देखना होगा कि तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं रहे बल्कि तुम एक मर्द बन चुके हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका हूँ, और इसी वजह से मुझे ये जगह छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मुझे ये जगह छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। उसका ये बात को सुनकर फ्रिया उसको हक करते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको हर्ट किया, मैं बस ये चाहती थी कि तुम असल में अपना दिल का वो सारा कुछ उतार दो। ये कहकर आगे वो अपना स्टोरी बताने लग जाती है कि जब मैं स्कूल पर थी उस टाइम पे मैं सभी लड़कियों का काफी ज्यादा दिल दुखाती थी, और इसी वजह से मैं तुम्हारा फीलिंग को समझ सकती हूँ, इसी वजह से तुम ज्यादा टेंशन मत करो। और मैं अगर सच कहूँ तो घर पर कोई भी तुमसे नफरत नहीं करते हैं बल्कि तुमको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये कहकर आगे वो दोनों अपना ड्रेस को चेंज कर अपने घर पर जाने लगते हैं, जहाँ पर जाते हुए रास्ते में नागुमी उससे कहने लग जाता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी को पसंद करूँ या फिर नहीं, बस मेरा काम तुम लोग का देखभाल करना और तुम लोग को प्रोटेक्ट करना है, और शुरुआत से ये काम मेरा था और ये काम मैं करता रहूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर फ्रिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अब हुई ना बात, तुम अपने लाइन पर आ चुके हो, इसी वजह से चलो घर पर चलते हैं। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग को ये एनिमे का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट पर जरूर बताना। सो मिलते हैं इसके और एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।